हेलो एवरीवन। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज फिर से अपना नया सेशन शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है आज आपका हिंदी व्याकरण शिक्षण। कि हिंदी व्याकरण की जो टीचिंग है, पेडागोजी है, वो क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो हिंदी व्याकरण शिक्षण क्या है। हिंदी व्याकरण शिक्षण मतलब कि व्याकरण का प्रयोग करना, रूल रेगुलेशंस के बारे में पता चलना बच्चे को कि व्याकरण क्या है, कैसे लिखा जाता है, सेंटेंस कैसे बनते हैं और किस तरह से हम ग्रामर का यूज़ करते हैं। यानी कि व्याकरण का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना। और उसके लिए बच्चे की 4 स्किल्स का डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो 4 स्किल्स हमने पढ़ ली है, आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो जो हमारा व्याकरण शिक्षण है उसका मुख्य जो मेनली जो पर्पज़ है वो भाषा का शुद्ध रूप से प्रयोग करना सिखाना है। ठीक है, एक बथुम फील्ड है, उन्होंने कहा था कि भाषा के रूप की शुद्ध व्यवस्था ही व्याकरण है। कि बच्चे को हमने बताना है कि उसको कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, सही से प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है किसी भी वर्ड की, लिखते टाइम हम किस तरह से ग्रामर के नियमों का प्रयोग करते हैं। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है मेनली, भाषा को विकृति से बचाना, शुद्ध रूप समझाना बच्चे को भाषा का, सीमाओं का उल्लंघन करने से बचाना, भाषा के सर्वमान्य रूप से को सीखने के लिए और अशुद्धता को समझने के लिए। मेन तो ग्रामर का मेन हमारा जो पर्पस होगा वो हम 3 तरीके से पर्पस को डिवाइड करके पढ़ेंगे। यानी कि एक तो हमारा प्राइमरी लेवल पर, प्राथमिक स्तर पर, फिर दूसरा हमारा माध्यमिक स्तर पर और तीसरा हमारा उच्च स्तर पर। तो इन तीनों लेवल पर ही हमारा व्याकरण शिक्षण अलग अलग होगा। जो हमारा प्राइमरी लेवल है, यहाँ पर हमारा व्याकरण का मेन पर्पज़ होगा बच्चों को शुद्ध लिखना सिखाना, एक्यूरेट लिखना सिखाना। माध्यमिक स्तर पर फिर व्याकरण का प्रयोग करके बच्चे को नियमों के बारे में बताना। और जो हमारा उच्च लेवल होगा, यहाँ पर बच्चा व्याकरण के सारे नियमों को प्रयोग करना, कैसे प्रयोग करना है, उन सब के बारे में जानकारी बच्चे को हो जाएगी। ठीक है, तो व्याकरण के कुछ एक भेद हैं। जैसे कि पहला है औपचारिक व्याकरण। औपचारिक व्याकरण में क्या होगा, जब बच्चों को पाठ्य पुस्तक की सहायता से हम क्रमबद्ध तरीके से बच्चों को नियम, उपनियम और उनके भेदों का ज्ञान कराते हैं। यानी कि मेनली औपचारिक में क्या होगा कि बच्चों को नियमों के बारे में बताना है कि व्याकरण के नियम क्या होते हैं, ग्रामर के नियम क्या होते हैं। अनौपचारिक व्याकरण में बच्चों को भाषा सिखाना अनुकरण विधि से। यहाँ बच्चे अनुकरण करेंगे, इमिटेशन करेंगे। यहाँ पर ज़्यादा हम रूल रेगुलेशन पर इतना ध्यान नहीं देता बच्चा, सिर्फ वो अनुकरण से ही सीख जाता है, इमिटेशन से ही सीख जाता है। विद्वत्तापूर्ण व्याकरण, यहाँ व्याकरण में साहित्य जहाँ लिखा जाता है उस साहित्य की बात हम करते हैं। व्याकरण शिक्षण की विधियाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है विधियाँ। ये विधि आपके एग्जाम में आती हैं, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले आती है आपकी आगमन विधि। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर और विशेष से सामान्य की ओर चलती है। यह विधि सरल से कठिन और ज्ञात से अज्ञात और स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। ठीक है, आगमन विधि। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण मेनली आपके एग्जाम्पल टू रूल से ये चलती है। निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर। ये पहले नियम आएंगे, पहले रूल्स आएंगे, फिर आपके एग्जाम्पल्स आएंगे। जो निगमन विधि है वो रटना विधि पर मानी जाती है कि इसमें बच्चे रट्टा लगाते हैं। कोई भी अगर हम बच्चे को चीज़ सिखा रहे हैं ना, यहाँ सीधा बच्चा रट्टा लगाकर सीख जाएगा। छोटे बच्चों के लिए आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे जब होंगे, आपके मेमोरी के लेवल भी करवाए जाते हैं। आपके मेमोरी के 3 लेवल हैं। उन लेवल में जो आपका फर्स्ट लेवल है उसमें बच्चा रट्टा लगाता है मेमोरी लेवल पर। उस लेवल पर बच्चे रटता है चीज़ों को। क्यों? क्योंकि उस टाइम बच्चे को समझ नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग बच्चे की डेवलप नहीं होती। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जो बच्चे की है, जो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट है, वो बच्चे की एज के साथ आता है। जैसे जैसे बच्चा की एज बढ़ेगी, बच्चे का माइंड ग्रो करेगा, वैसे वैसे बच्चों को चीज़ों की समझ, अंडरस्टैंडिंग जितनी बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा फिर बच्चा आगे आगमन विधि का प्रयोग करता है। लेकिन शुरू में निगमन विधि का पर ज़्यादा हम चलते हैं। जैसे कोई मैथ का बच्चे को फॉर्मूला बताना है, स्टार्टिंग में बच्चे को फॉर्मूले का पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, लेकिन वो उसको रट लेगा कि हाँ ये फॉर्मूला ऐसे होता है, लेकिन उसको पूरा खोल कर समझना वो बच्चा फिर बाद में सीखता है। तो निगमन विधि छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, आगमन विधि बड़े बच्चों के लिए। ठीक है, फिर आती है आपकी साम्य विधि। जो यह विधि है, इस विधि के अंतर्गत बच्चे मौखिक या कोई भी लिखित कार्य करते हुए व्याकरण के नियमों का ज्ञान सीखते हैं। यानी कि बच्चों को ज्ञान करवाया जाता है, या कि कोई भी ओरल वे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं या हम बच्चों को लिखवा रहे हैं, तो वहाँ पर हम बच्चों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान करवाते हैं, व्याकरण के नियमों के बारे में बताते हैं। यानी जब मान लीजिए कोई बच्चा ऐसे सुना रहा है या कोई बच्चा इंग्लिश में पैराग्राफ सुना रहा है, तो वहाँ पर हम बच्चे की जो ग्रामेटिकल जो प्रोनाउंसिएशन उसको करेक्ट करते हैं कि नहीं सेंटेंस आपका गलत है, ये सेंटेंस को सही करो। जैसे कि एक टीचर पाठ पढ़ा रही है और पाठ के बीच बीच में वो बच्चों को व्याकरण भी बता देती है। जैसे कि आपने हिंदी की अगर बुक पढ़ी हो 6th क्लास की या 5th क्लास की, तो वहाँ पे पीछे चैप्टर में भी लिखा होता है कि संज्ञा
पर सर्कल करो, प्रनाउन में जो आपके सर्वनाम है उन पर सर्कल करो, ठीक है। अनुप्रास अलंकार के बारे में बताओ, इनमें से कौन कौन सा अनुप्रास अलंकार है। तो कुछ ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस एक्सरसाइज में लिखे होते हैं। तो वहाँ पर यही पर्पज़ है कि बच्चों को पाठ पढ़ाने के साथ साथ वहाँ पर बच्चों को व्याकरण भी सिखाना है हमें। हम व्याकरण के नियमों को बच्चों को धीरे धीरे बता रहे हैं। फिर आता है आपकी भाषा संसर्ग विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है। जो यह विधि है ये उच्च माध्यमिक जो स्तर के लोग बच्चे हैं, जो बड़े बच्चे हैं, बड़े लेवल पर हैं, वहाँ पर सबसे उपयोगी मानी जाती है। यहाँ पर बच्चों के जो व्याकरण के नियम है ना उन पर ज़्यादा बल नहीं देते। यहाँ पर सिर्फ हम बच्चों के उच्चारण का जो इमिटेशन बच्चे करते हैं, जो उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, उस प्रोनाउंसिएशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि बच्चा कितना ज़्यादा भाषा का शुद्ध रूप का प्रयोग करता है। नियमों को हम कम जांचते हैं, बट बच्चे का उच्चारण कैसा है, उच्चारण कितना शुद्ध है, शुद्धता पर, एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं भाषा संसर्ग विधि में। फिर है आपकी प्रयोग या विश्लेषण विधि। प्रयोग या विश्लेषण विधि में हम चीज़ों को टुकड़ों को तोड़ तोड़ कर, टुकड़ों में चीज़ को वो बच्चों को सिखाएंगे। यहाँ टीचर क्या करेगा, उदाहरण देगा, एग्जाम्पल देगा, और वह एग्जाम्पल देकर उनको ग्रामर यानी कि व्याकरण के प्रयोग और नियमों का ज्ञान करवाएगा। एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल 2 हम यहाँ पर रूल चलेंगे आपको उदाहरण से नियम की तरफ। यहाँ पर टीचर छोटी सी कोई भी चीज़ होगी ना उसको तोड़ तोड़ कर बता रहे हैं। जैसे कि संधि ले लीजिए आप, संधि। संधि में टीचर बता रहा है कि मान लीजिए उज्ज्वल है, उज्ज्वल कैसे बनेगा, उत प्लस ज्वल, है ना। तो यहाँ पर टुकड़ों में उसने तोड़कर बता दिया, फिर बताएगा कि इसके रूल्स क्या होते हैं, ये इसमें आदत तय है तो इसमें कौन सी संधि आएगी। तो इस तरह से चीज़ों को टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर जब पढ़ाता है टीचर, उदाहरण देकर उनको व्याकरण और नियमों का प्रयोग करवाता है, उसे बोलते हैं विश्लेषण विधि। फिर कुछ अन्य विधियां भी हैं। पहली है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में लक्ष्य भाषा से लक्ष्य भाषा में ही पढ़ाना, जैसे कि डायरेक्ट मेथड, यानी कि टारगेट जो लैंग्वेज है, मान लीजिए बच्चे को हमने इंग्लिश सिखानी है तो इंग्लिश टू इंग्लिश ही बच्चे से बात करेंगे। हिंदी सिखानी है तो हिंदी टू हिंदी ही बात करेंगे। हम अगर उसे मराठी सिखाना है तो मराठी में ही बोलेंगे। यानी कि हम टारगेट जो लैंग्वेज हमने बच्चे को सिखानी है उस टारगेट लैंग्वेज में ही पढ़ेंगे। मातृभाषा का प्रयोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करते हैं हम, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना। टारगेट लैंग्वेज में हम कभी भी बच्चे की मदर टंग का यूज़ नहीं करते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि। अब व्याकरण अनुवाद क्या है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इंग्लिश में GTM शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, व्याकरण अनुवाद विधि। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो हम टारगेट बच्चे को जो भाषा सिखाते हैं, लक्ष्य भाषा बच्चे को सिखाते हैं, उस टाइम हम मदर टंग का यूज़ करेंगे। जैसे कि बच्चा हिंदी भाषी बच्चा मराठी सीखना चाहता है तो टीचर क्या करेगा, हिंदी का यूज़ करेगा और हिंदी का यूज़ करके उसको मराठी भाषा सिखाएगा। मातृभाषा का प्रयोग ज़्यादा होता है, दूसरी भाषा का प्रयोग कम होता है, ठीक है, प्रयोग कम होता है। तो व्याकरण अनुवाद विधि में GTM मेथड में हम साथ में बच्चे की मदर टंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में मदर टंग का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन व्याकरण अनुवाद विधि में बच्चे की मदर टंग का हम यूज़ करेंगे। उसी के भी आप पर बच्चा अपनी एक लक्ष्य भाषा या टारगेट लैंग्वेज को सीखेगा। पाठ्य पुस्तक विधि, यानी कि पुस्तकों की मदद से बच्चों को पढ़ाना पाठ्य पुस्तक विधि होती है। पाठ्य पुस्तक विधि हमारी चलती है शुरू से लेकर हमारी 12th क्लास तक। जब बच्चा उच्च माध्यमिक पढ़ेगा, स्कूल तक लेवल तक रहेगा, तो वो पाठ्य पुस्तक विधि का भी हम यूज साथ साथ में करते हैं। सर्व भाषिक विधि। अब इसमें क्या होगा, जो हमारे गृहित कौशल हैं, जो रिसिप्टिव हमारी स्किल है, उस विधि का हम यहाँ पर ज़्यादा यूज़ करते हैं, उस मेथड का हम यूज़ करते हैं। सुनना और बोलना, यहाँ पर टीचर बच्चे को लिखवाते हैं और पढ़वाते हैं। पढ़वाने का हम ज़्यादा नहीं करते, सिर्फ सुनना और बोलना ज़्यादा करवाते हैं। लिखवाना और पढ़वाना यहाँ पर टीचर कम करवाते हैं। इसे बोलते हैं सर्व भाषिक विधि, यानी कि सुनेंगे बच्चे और फिर बच्चे बोलेंगे। अब प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की क्या महत्ता है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या चीज़ें बच्चे को सिखाएंगे। अब जो छोटा लेवल होगा, प्राथमिक लेवल होगा, मातृभाषा का क्या होगा कि बच्चों को शुद्धता, एक्यूरेसी आनी चाहिए, करेक्ट बच्चे को यूज करना आना चाहिए। मेनली हम बच्चे के जो प्राइमरी लेवल पर है शुद्धता का ज़्यादा ध्यान देते हैं कि बच्चा जो भी वर्ड या सेंटेंस बच्चा बोल रहा है उस सेंटेंस में बच्चे को करेक्ट वर्ड्स का यूज़ करना है, उसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और धीरे धीरे जब बच्चा अपनी बात को एक्सप्लेन करे तो अपने विचारों को वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। बच्चे का वर्ड वोकैब सबसे ज़्यादा बढ़े। वर्ड वोकैब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के स्किल में, बोलने में, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चे का वोकैब होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, बच्चे की स्किल भी बोलने की उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। विचार जितने, अगर बच्चा बोल रहा है तो बोलने में बच्चे की क्लियरिटी होनी चाहिए और तर्क संगतता होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी बच्चा बोल रहा है वो अच्छे तरीके से बोले। बच्चे को लिपि का सही ज्ञान होना चाहिए। अभ्यास हमेशा, प्रैक्टिस हमेशा बच्चे को करवाई जाएगी, ठीक है। मेनली यही चीज़ें थी इसमें। अब करते हैं अगला आपका शिक्षण सहायक सामग्री TLM।
टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स क्या हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके टीचिंग, जब आप बच्चे को करवाते हो आपको टीचिंग मेथड्स का पता होना चाहिए, क्योंकि टीचिंग मेथड ही ऐसी चीज़ है जो बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करती है। क्योंकि टीचिंग मेथड में हमेशा हम बच्चों को इंटरेस्ट क्रिएट करवाते हैं। जब भी हमें बच्चे को कुछ भी सिखाना होगा, किसी भी चीज़ के टॉपिक को या कोई भी सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ाएंगे, तो हमेशा टीचिंग मेथड्स का हम यूज़ करते हैं। कहीं ना कहीं टीचिंग मेथड्स बच्चे में इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे और बच्चे को एक रेगुलरिटी बनाएंगे, कंटिन्यूटी बनाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं टीचिंग लर्निंग एड्स में, और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि टीचर को जब तक टीचिंग लर्निंग एड्स का ही नहीं पता होगा तो वो पढ़ा भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जरूरी है आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का, शिक्षण सहायक सामग्री का। एक टीचर के लिए शिक्षण सहायक सामग्री बहुत सारी होती है। जब आप लेसन प्लान बनाते हो बीएड में, तो हम लिखते भी हो शिक्षण सहायक सामग्री, सामान्य सामग्री और विशिष्ट सामग्री। उसमें सामान्य में आप लिख देते हो चाक, बोर्ड, डस्टर, और विशिष्ट सामग्री में लिख देते हो आप चार्ट, मॉडल, है ना, तो फ्लैश कार्ड्स, इस तरह से। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम जो आपकी शिक्षण सहायक सामग्री है, इनको 3 टाइप से बांटेंगे। सबसे पहले इंद्रियों के आधार पर, फिर प्रौद्योगिकी के आधार पर, और फिर प्रक्षेपण के आधार पर। प्रक्षेपण के आधार पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट कर लीजिएगा, क्वेश्चन हमेशा यहीं से आते हैं। इंद्रियों के आधार पर, इंद्रियां यानी कि हमारी सेंस के आधार पर, बेस पर। दृश्य, सर्वे, सर्वे दृश्य और अनुभव के आधार पर। इनकी जो दिखाई देती हैं, जो सुनाई देती हैं, जो दिखाई और सुनाई दोनों देती हैं, ये इंद्रियों के आधार पर हो गया। प्रौद्योगिकी में आ जाएगा आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, जैसे कि सॉफ्टवेयर में आपका चौक और फाइनल बोर्ड, हार्डवेयर में कोई हार्डवेयर से रिलेटेड। और प्रक्षेपण में आ जाएगा आपका प्रक्षेपित, अप्रक्षेपित और प्रत्यक्ष अनुभव के अनुसार। ठीक है, अब इनमें अलग अलग से ही आपके टीचिंग में जो वो मटेरियल्स हैं वो अलग अलग आएंगे। जैसे कि पहले आपके दृश्य सामग्री, जो कि दृश्य सामग्री है, दृश्य सामग्री को भी हम 4 तरीके से जोड़कर पढ़ेंगे। पहला है प्रतीकात्मक, दूसरा है प्रदर्शन पट। प्रदर्शन पट यानी कि आपका बोर्ड, कोई नोटिस बोर्ड हो गया या कोई बुलेटिन बोर्ड हो गया, कोई मैग्नेटिक बोर्ड हो गया, तो बोर्ड जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके वहाँ पर बच्चों के लिए रखते हैं। तीसरा होगा आयामी सामग्री, और आपका फोर्थ हो गया प्रक्षेपी सामग्री। प्रतीकात्मक साइन यानी कि यहाँ पर कोई आप कार्टून, जो चीज़ें दिखाई देंगी, सिर्फ इसमें सारी दिखाई देने वाली चीज़ें हैं। कार्टून दिखाई दी जाएगी, चार्ट हो गया, कोई डायग्राम हो गया, कोई फ्लैश कार्ड्स बच्चों के लिए ले आए। फ्लैश कार्ड्स छोटी क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फ्लैश कार्ड्स यानी कि कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड छोटे छोटे से कलरफुल कार्ड्स जब क्लास में लेकर बच्चों के लिए जाते हो, क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट उन सब चीज़ों में होता है, तो बच्चे बड़े ईजी वे में और अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में सीख जाते हैं। ग्राफ हो गया, कोई मैप ले आए, कोई पिक्चर आप बच्चों के लिए ले आए, कोई फोटोग्राफ्स ले आए, या कोई आप फ्लिप बुक ले आए। ठीक है, छायाचित्र, छायाचित्र फोटोग्राफ, हिंदी में छायाचित्र बोलते हैं फोटोग्राफ को। कोई आप प्रदर्शन पट में कोई आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड और पैक बोर्ड और आपका मैग्नेटिक बोर्ड। इस पर हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ये आपके कहीं कहीं कॉरिडोर में लगा दिया, कोई क्लासरूम में लगा दिया, ठीक है, कोई नोटिस लगा दिया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके पेस्ट कर दिया जाता है बोर्ड में। आयामी सामग्री में हो गया आपका मॉडल्स हो गया, कोई ऑब्जेक्ट्स हो गए, रियल ऑब्जेक्ट्स आप ले आए घर से। ठीक है, कोई पपेट्स ले आए, कठपुतली, कोई नमूना ले आए आप। प्रक्षेपी में आ जाता है आपका मैजिक लालटेन, ओपेक प्रोजेक्टर, एपेस्कोप, एपाइडोस्कोप, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर और स्लाइड्स। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। फिर है आपकी सर्वे सामग्री। सर्वे यानी कि सिर्फ जहाँ सुनाई देता है, दिखाई नहीं देगा, सिर्फ सुनाई देंगी, जैसे कि रेडियो, टेप रिकॉर्ड, ग्रामोफोन, लिंगवा फोन, टेलीफोन पर बात, कोई भी मानव स्वर या भाषा प्रयोगशाला, लैंग्वेज लैब जिसे बोलते हैं। आपके हर स्कूल में आपको लैंग्वेज लैब पक्का मिलती है, कॉलेजों में भी लैंग्वेज लैब पक्का मिलती है। फिर दृश्य और सर्वे सामग्री, जो दोनों ही, जहाँ पर हमें सुनाई भी देगा, हमें दिखाई भी देगा, और वो होगा आपका टेलीविज़न, ड्रामा, वीडियो टेप, डॉक्यूमेंट्री, कोई भी फिल्म दिखा दी, चलचित्र, सिनेमा, ध्वनियुक्त फिल्म, स्ट्रिप, क्लोज सर्किट टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनकी भी एक ऐसे ही पूरी लिस्ट बना लीजिएगा अपनी नोटबुक में, जहाँ पर भी आप अपने नोटबुक में नोट करते हो। ठीक है, अब शिक्षण सामग्री के सिद्धांत क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्यों हम बच्चों में टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं, क्यों एक तो जब भी हम बच्चों को टीचिंग करवाएंगे, पढ़ाएंगे, तो एक प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिपरेशन में ही हमें पता होना चाहिए कि हमारा टॉपिक क्या है,
उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए हम कैसे इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, और जब इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हम कौन कौन से मेथड्स का यूज़ करेंगे, और जो वो मेथड्स हैं वो कैसे मेथड्स हैं, वो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग है या नहीं, उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग है या नहीं, ठीक है। और जब वो मेथड्स होंगे उनमें से भी हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे कि हमारे लिए ये मेथड बढ़िया है या नहीं है, कि चयन करेंगे। फिर जो मेथड्स हम बच्चों को करवाएंगे वो कितने मोटिवेशन का काम करते हैं बच्चों के लिए, ठीक है, कितनी प्रेरणा बच्चों को देते हैं, फिर कितना बच्चा उनको अनुक्रिया करेगा, देख देख कर सीखेगा, कितना बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। तो ये सारे कहीं ना कहीं बच्चे के प्रिंसिपल्स हैं, जैसे तैयारी का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, अनुक्रिया का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत और भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत, ठीक है। अब सामग्री कैसी होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, इजी अवेलेबल होनी चाहिए, ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए, बच्चों को अच्छी लगनी चाहिए, ठीक दिखनी चाहिए। तो ये सारे गुण भी आपकी जो टीचिंग मेथड्स हैं वो सारे गुण भी उनमें होने चाहिए, ठीक है। तो ये छोटा सा ही टॉपिक था, यहाँ पर आपका ये 2 टॉपिक आज ख़त्म हो गए हैं। कल नए सेशन में नई बात करेंगे, नए टॉपिक के लिए मैं कल फिर से आपके लिए नया सेशन लेकर आऊँगी। तब तक आप पढ़ते रहिए, ठीक है। और अगर लेक्चर अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। बाय, टेक केयर।